जुलाई 2022 में भारतीय रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 80 पार था और ये भारतीय इतिहास में पहली बार था कि भारतीय रुपया इतनी तेजी से इतना नीचे गिरा हो। तो इसका क्या कारण था कि रुपया इतनी डॉलर के मुकाबले इतनी तेजी से नीचे गिरता गया। इससे पहले जब भारतीय रुपया गिरता था तो सत्ता से बाहर बैठे लोग कुछ और ही कहते थे। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? लेकिन आज वही लोग सत्ता में हैं और भारतीय रुपए के गिरने पर वो मौन है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय रुपए के गिरने का कारण क्या था और इसका हमारे जीवन पर या हमारी जेब पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। Big breaking news on India Today Digital. The Indian rupee dropped to the lowest in more than 10 months, tracking broad losses on Asian peers and on oil. तो सबसे पहले भारत रुपया और डॉलर का निर्धारण कौन करता है, तो आपको बता दें कि इसका निर्धारण बाजार मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के कारण। वैश्विक बाजार में जिस मुद्रा की जितनी मांग होती है यानी जितनी डिमांड होती है उसकी मार्केट वैल्यू उतना ही बढ़ती जाती है और उसकी सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उसकी मार्केट वैल्यू उतना ही कम होती जाती है। अगर शॉर्ट में समझे तो डिमांड बढ़ना और सप्लाई के घटने से मुद्रा की मार्केट वैल्यू बढ़ती है और डिमांड घटने और सप्लाई के बढ़ने से मुद्रा की मार्केट वैल्यू कम होती है। रुपए के मूल्यों में आए गिरावट का कई अन्य कारण भी है, जैसे कि आयात मूल्यों का बढ़ना, कैपिटल आउटफ्लो और यूएस डॉलर का रुपए के मुकाबले मजबूत। Meanwhile, the Indian rupee is back with a bang after ending the year 2022 as the worst performing Asian currency with the fall होना है। तो एक एक करके इन तीनों बिंदुओं को हम लोग समझते हैं। तो पहला था कि आयात मूल्य किसी भी रुपए को कैसे प्रभावित करता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भारत को किसी अन्य देश के साथ व्यापार करना पड़ता है तो उस देश की करेंसी में भुगतान करना पड़ता है, जिसके लिए पहले रुपए के देकर भारत वहाँ की करेंसी खरीदता है और फिर उस करेंसी में उस लिए गए आयात किए गई वस्तु का भुगतान करता है, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय रुपए की सप्लाई बढ़ती है और सप्लाई बढ़ने के साथ ही भारतीय रुपए की कीमत वैश्विक बाजार में गिरने लगती है। दूसरा कारण था कैपिटल आउटफ्लो। जब कोई इन्वेस्टर किसी देश से अपने पैसे को निकालकर किसी अन्य देश में इन्वेस्ट करता है तो इससे भी वहाँ की मुद्रा का सप्लाई अन्य वैश्विक बाजारों में बढ़ने लगता है, जिससे कि सप्लाई बढ़ने से वहाँ की मुद्रा की कीमत घटने लगती है। तीसरा था कि यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया इतना कमज़ोर कैसे होता गया। तो इसका कारण ये है कि जब कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है तो वह एक सेफ करेंसी की तलाश करता है, जिससे कि उसके करेंसी या उसकी मुद्रा के गिरने का रिस्क कम से कम हो, और ये यूएस डॉलर पे विश्वास करते हैं क्योंकि यूएस डॉलर एक सेफ करेंसी मानी जाती है वैश्विक बाजार में, जिसके कारण यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया दिन प्रतिदिन गिरता गया। If you hold a majority of your assets in Indian rupees, you are likely to get richer in the near term. It's the Indian rupee's moment to shine now. In the last रुपए के गिरने का अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हायर एक्सपोर्ट, यानी जब रुपया गिरने लगता है तो वहाँ की भारत की चीज़ें विश्व में सस्ती होने लगती हैं, जिससे कि भारत की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियाँ और शक्तिशाली होती हैं और वो अत्यधिक एक्सपोर्ट करके वैश्विक बाजारों में अन्य कंपनियों के साथ कॉम्पिटिट करने में आसानी हासिल कर सकते हैं। दूसरा होता है कि रुपए के गिरने के साथ ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करता है, यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने लगता है और इसी के साथ ही हम यानी भारतीय बाहर की आई हुई वस्तु के स्थान पर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बने प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है और ये ग्रो करने लगते हैं। अगर तीसरे पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ये होता है कि जब यदि कोई भारतीय विदेशी मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न डॉलर के मुकाबले अत्यधिक मिलने लगता है, यानी यदि आप विदेशी मार्केट में $1 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न भारतीय मुद्रा में 83 रुपये हो जाएगा, जो एक भारतीय के लिए काफ़ी अधिक होता है।
निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इससे इंपोर्ट कॉस्ट हाई होते जाता है, यानी बाहर की जो जरूरी वस्तुओं का भी इंपोर्ट किया जाना था उसका मूल्य धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है, जिससे कि यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है और महंगाई बढ़ने लगती है। दूसरी बात करें तो कैपिटल आउटफ्लो भी बढ़ता है, यानी यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए पैसों को विदेशी इन्वेस्टर्स यहाँ की मार्केट से निकाल कर अन्य देशों के मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रुपया गिरने लगेगा तो विदेशी इन्वेस्टर्स को रिटर्न कम मिलता है, जिससे कि वो यहाँ से अपने पैसे को निकालते हैं और विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा निगेटिव इम्पैक्ट करें, या यदि आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री उतना कैपेबल नहीं है कि वो इंपोर्ट की गई वस्तुओं का स्थान ले सके, तो इससे आपका रुपया दिन प्रतिदिन और गिरता भी जाएगा। यानी कि इससे हम लोग को पता चलता है कि यदि हमारा रुपया दिन प्रतिदिन गिर रहा है तो इसका एक कारण ये भी है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री उतना कैपेबल नहीं हो पा रहा है कि वो रुपए को बूस्ट कर सके। रुपए की तुलना अगर डॉलर से की जाए तो 1947 में $1 की कीमत ₹4 के बराबर थी, जो 1970 आते आते ₹7 तक पहुंच गई। यही मूल्य 1995 में $1 के मुकाबले ₹32 तक पहुंच चुकी थी और आज 2023 में इसकी कीमत ₹83 हो चुकी है। तो क्या किसी भी रुपए के गिरने से उस देश की जीडीपी पर प्रभाव पड़ता है? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2014 में भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी और रुपए की कीमत $1 के मुकाबले ₹62 थी, और आज भारत की इकोनॉमी या जीडीपी $3 ट्रिलियन हो चुकी है और भारत का रुपया उतना ही गिरा, यानी ₹83 हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश की मुद्रा के गिरने से वहाँ की देश की जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर एक उदाहरण और लें तो जापानी मुद्रा को देखा जाए तो $1 के मुकाबले 146 जापानी येन होता है, फिर भी जापान आज एक विकसित देश है। यानी इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि मुद्रा के गिरने का किसी भी देश के विकासशील या विकसित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी इतने तेजी से गिर रहे रुपए के मूल्यों का निर्धारण तो करना ही पड़ेगा और सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे, जिससे कि रुपया एक स्टेबल पोजीशन पे आए और विदेशी इन्वेस्टर्स और वैश्विक बाजार में भारत की कैपेबिलिटी या भारतीय मुद्रा की स्टेबिलिटी बनी रहे।